The presentation is visible, right? Yes, ma'am. Okay. So today we'll group dynamics within the domain of social psychology. Now, to start with, what is a group? So according to you, आप group किसको कहते हो? जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो। दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो और क्या कॉमन होता है उनमें? कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं उनके, यस। गोल को राइट। मदद करते हैं। कॉमन गोल्स हो सकते हैं उनके, यस। विचारधारा उनकी एक सी हो सकती है। Right, right. Yes. So group can be any like number of two or more people or independent individual who actually influence each other. Okay. ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स एक ग्रुप के अंदर हैं, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू सोशल इंटरैक्शन, राइट? बातचीत से इंटरैक्ट करके। दैट कॉमनली इंक्लूड स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग, क्या क्या होता है उनके ग्रुप के अंदर? देर आर सर्टेन रोल्स, सबके अपने अपने कुछ काम होते हैं निर्धारित विद इन अ ग्रुप। कुछ नॉर्म्स होते हैं, ग्रुप के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस, मतलब कितना स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है वो लोग आपस में। हर ग्रुप का अलग अलग कोहेसिव लेवल होता है। एंड सम शेयर्ड गोल्स ऑल्सो। तो ये सब चीजें ग्रुप में होती हैं। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल who are perceived, ऐसा देखा जाता है, that they are bonded together in a, ठीक है? तो that compose a group. Now there are two main categories. One is common bond group, another is common identity group. Okay, so common bond group वो ग्रुप होते हैं जहां पर there is face to face interaction and the people are bonded to each other. एक दूसरे के साथ जुड़ाव है, लगाव है, and they also interact face to face. That is common bond group. एक होता है कॉमन आइडेंटिटी ग्रुप। कॉमन आइडेंटिटी ग्रुप में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। दैट दे पीपल आर ग्रुप टूगेदर बिकॉज ऑफ कॉमन आइडेंटिटी ओनली। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं कि अब जो फीमेल्स है वो मैं उनको एक ग्रुप में डाल रही हूँ, मेल्स को मैं एक ग्रुप में डाल रही हूँ, तो जरूरी नहीं है ना आप लोगों के बीच जो, जैसे मैंने फीमेल्स और मेल्स के बेसिस पे ग्रुपिंग कर दी, तो वो तो आपकी कॉमन आइडेंटिटी है दैट ऑल फीमेल्स आर ग्रुप टुगेदर। बट जरूरी नहीं है ना आप सबकी आपस में बातचीत और इंटरेक्शन हो पहले से। आर यू गेटिंग दिस? जब हम कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुपिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉमन आइडेंटिटी ग्रुप। वहां जरूरी नहीं है कि आपका ऑलरेडी कुछ इंटरेक्शन हो, हम सिर्फ एक कॉमन आइडेंटिटी के बेसिस पे ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं। इज इट फाइन टू एवरीवन? Yes, ma'am. Then we have types of groups. So we have in group and out group. In group तब होता है जब ग्रुप के मेंबर्स अपने ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करते हैं दैट यस आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, वो इन ग्रुप है। जैसे कि वी ऑल बिलोंग टू दिस कंट्री नेम्ड इंडिया, तो हम सब इन ग्रुप हो गए जब हम अपने आप को इंडिया के साथ एसोसिएट, तो हम सब इन ग्रुप का पार्ट है, राइट? आउट ग्रुप, कोई भी जो हमें लगता है हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है, एनी मेंबर विच इज नॉट पार्ट ऑफ इन ग्रुप, हम उसको आउट ग्रुप बना मान लेंगे, ठीक है? और हो सकता है हम उसको अपने ग्रुप के लिए एक हाँ उसके खतरे के तौर पे भी देखें, ठीक है? तो अगर कोई और कंट्री का आ जाता है तो आपको क्या लगेगा? हम सब तो इन ग्रुप है, वी ऑल बिलोंग टू इंडिया, बट कोई दूसरा वेस्टर्न कंट्री से आएगा तो हम उसको आउट ग्रुप की नजर से देखेंगे, क्योंकि वो हमें लगेगा हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है, इन ग्रुप नहीं है, ठीक है? तो दैट इज आउट ग्रुप। देन वी हैव प्राइमरी ग्रुप्स ऑल्सो। प्राइमरी ग्रुप्स इज लाइक फैमिली, जहां हम डेली इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज प्राइमरी ग्रुप।
Then we have secondary group also. So larger group of people with whom you might have more impersonal relationships, like co-workers, classmates, ये सब secondary group है. ठीक है. तो जो आपके कॉलेज में है, ऑफिसेज में है, these are secondary groups. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, जब ग्रुप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है एंड एवरीथिंग इज अलॉटेड, किसने क्या करना है, ठीक है, सबके काम अलॉटेड है, जैसे मिनिस्टर्स हैं हमारे, राइट, इट इज अ फॉर्मल सेटअप, फॉर्मल ग्रुप, everyone is assigned a role there. Okay, informal groups are which emerge naturally in response to organizational or member interest. So those are informal group. जैसे आपने किसी क्लब की मेंबरशिप ज्वाइन कर ली बिकॉज यू लाइक दैट, या आपको थिएटर पसंद है तो आपने वहां का कुछ ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आपका फ्रेंडशिप ग्रुप. इन now moving on to the elements of group. Elements, if we talk about, are the norms. Norms, you know, they are the explicit rules and regulations. हर ग्रुप का एक अपना कायदा कानून, एक रूल रेगुलेशन होता है. Okay, at times it is prescriptive in nature. That means it tell the members in advance how should you behave. This is our group criteria. और आपको यही पता होना चाहिए, इस ग्रुप के लॉज के रूल्स के अगेंस्ट आप नहीं काम करेंगे. At times it can be proscriptive. प्रोस्क्रिप्टिव में क्या होगा, जब कोई मेंबर लगे कुछ ग्रुप के नॉर्म से हट के काम कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे नहीं, दिस इज नॉट टू बी डन इन दिस ग्रुप, दिस इज नॉट अलाउड. ठीक है, जैसे होता है ना, अब विद इन अ सेटअप कॉल दिस कंट्री इंडिया, अब यहाँ पे जब कोई एंटी काम करता है, एंटी नेशनलिज्म वाले कुछ नारेबाजी करता है, काम करता है, तो उन्हें बताना पड़ता है ना ये नहीं करना है. ठीक है, दैट इज प्रोस्क्रिप्टिव. लेकिन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऑलरेडी मेंशन की गई है, कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव. ओके, देन वी हैव कोहेसिवनेस. So cohesiveness, as I already told you, it is the force which binds group members together. ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ग्रुप मेंबर्स, कितना कोहेजन है आपस में, कितना बॉन्डिंग है आपस में. ठीक है, सो इट हैज सम कॉस्ट ऑफ गेटिंग इनटू द ग्रुप, यानी कि जब कोहेसिवनेस ज्यादा होता है ना तो ग्रुप में जाना उतना ही मुश्किल हो जाता है. मतलब किसी ग्रुप का कोहेसिवनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपको उस ग्रुप का पार्ट बनाना इज वेरी मुश्किल. फॉर एग्जाम्पल, आपको दूसरे देश जाना है और वहां का आपको वीजा चाहिए, आपको फिर या फिर वहां पे जाके आपको वहां का रेसिडेंशियल मेंबरशिप चाहिए. होता है ना, हम दूसरी कंट्रीज में जाके रहते हैं और उन्हीं का हम सिटीजनशिप लेने की कोशिश करते हैं. कितना मुश्किल होता है वो लेना, क्योंकि वो सब एक कैटेगरी के हैं, वो अपनी कंट्री को बिलोंग करते हैं. हम दूसरी कंट्री से आके क्लेम कर रहे हैं कि हमने इतने टाइम आपके पास काम किया, अब हमें आप अपना कंट्री का ग्रीन कार्ड दे दीजिए, सिटीजनशिप दे दीजिए. तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो प्रोसेस बिकॉज ऑफ कोहेसिवनेस ऑफ दैट ग्रुप. यू आर टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल, दे ऑलरेडी हैव अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, तो वो आपको एंट्री जल्दी से नहीं देंगे. ठीक है, the higher the cost, the more attracted and committed we are to the group. और जितनी मेहनत लगेगी ना उस ग्रुप में हमें जाने की, उतना ही ज्यादा हम कमिटेड हो जाते हैं उस ग्रुप के लिए. ठीक है, जितना आपको एफर्ट लग रहा है उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए, उतना ज्यादा आप उस ग्रुप की बातें मानोगे. देयर कैन बी एक्सटर्नल थ्रेट्स और सीवियर कॉम्पिटिशन. ग्रुप की बात हो रही है तो उस ग्रुप पे जाने के लिए हो सकता है बहुत सारा कंपटीशन हो, एक्सटर्नल थ्रेट्स भी मिल रहे हो, पास्ट हिस्ट्री ऑफ सक्सेस, ये सारी बातें इम्पैक्ट करेंगी. उस ग्रुप की पुरानी हिस्ट्री है, जैसे कुछ बच्चे कोचिंग ज्वाइन नहीं करते, हमें तो वही वाला कोचिंग ज्वाइन करना है, वहां की पास्ट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, एंड फिर उनको उस कोचिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा है. या यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते वक्त ऐसा होता है. एंड ऑल्सो द ग्रुप साइज मैटर्स.
तो जितना साइज छोटा होता है उतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। ज्यादा लोगों में वो बॉन्डिंग नहीं दिख पाती है, बट जितना क्लोज ग्रुप होता है छोटा ही स्ट्रांग बॉन्डिंग देखी जाती है। Then we have roles, another element. Role again, किसको क्या काम सौंपा गया है ग्रुप के अंदर, दैट इज अबाउट द रोल्स। इट कैन बी टास्क ओरिएंटेड रोल्स, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क टू बी डन। तो ग्रुप का कुछ फंक्शन होगा, कोई टास्क होगा कि ये काम करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, सपोज आपको एक वर्कशॉप कंडक्ट करनी है, उसके लिए ग्रुप बनाया है बच्चों का। अब उसमें बच्चों को काम अलॉट कर दिए जाएंगे ना, तो वो उनके टास्क ओरिएंटेड रोल्स है। फिर एक होता है रिलेशन ओरिएंटेड रोल्स। इसमें क्या होता है, काम से ज्यादा कनेक्शन नहीं है। रिलेशन ओरिएंटेड में किसका क्या रिलेशन है, कौन किसका बॉस है उस ग्रुप के अंदर, कौन किसकी बात मानेगा। तो इट इज बिकॉज इट इज डन टू रिड्यूस द इंटरपर्सनल फ्रिक्शन, ताकि गुड रिलेशनशिप ग्रुप के अंदर बना रहे। रोल्स इस तरीके से भी मिलते हैं ना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, दैट इज रिलेशन ओरिएंटेड रोल्स। Then we have goals, that is a desired state of affairs. आपका एंड गोल क्या है, ग्रुप का फाइनल गोल क्या है। सो इट कैन बी डायरेक्ट एंड मोटिवेट द ग्रुप एफर्ट। तो अगर गोल पता है हमें, तो हम सब ग्रुप के सभी मेंबर्स को एक पुश मिलेगा। ठीक है, प्रोवाइड अ विजन ऑफ व्हाट द ग्रुप कुड शुड बी। उससे एक विजन भी मिलता है कि ग्रुप इन फ्यूचर क्या करने वाला है या किस फॉर्म में जाने वाला है। एड इन सॉल्विंग ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। अगर गोल क्लियर होता है ना, तो अगर ग्रुप में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो उसको रिजॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है। यूज टू इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप प्रोसेसेस प्रोसीजर। तो इट इज यूज टू इवेल्युएट हमारा जो ग्रुप का काम चल रहा है। अगर गोल्स नहीं होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि नहीं। बट अगर हमारे पास गोल्स हैं और वो गोल धीरे धीरे मीट हो रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारा ग्रुप इफेक्टिवली काम कर रहा है। There is one term, enchitativity. इसका मतलब होता है the extent to which a group is perceived as being a coherent entity. मतलब कोहेरेंस की इंटेंसिटी को हम एंशिटेटिविटी बोलते हैं, कि कौन सा ग्रुप कितना कोहेरेंट है, कितना कोहेसिव है। ठीक है, मतलब परसीवेंस के लेवल पे हम किसी ग्रुप को कितना कोहेसिव परसीव करते हैं, दैट इज एंशिटेटिविटी। स्टेटस, द इंडिविजुअल्स पोजीशन और रैंक। आपका ग्रुप के अंदर क्या स्टेटस है, क्या रैंक आपको मिली है। ठीक है, रोल हम पढ़ चुके हैं। कलेक्टिविज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। सो दिस यू ऑल्सो नो, कलेक्टिविज्म क्या होता है। कलेक्टिविज्म इज अगेन जहां मिलजुल के हम काम करते हैं। ठीक है, मैटर करता है दूसरे के साथ क्या हो रहा है। So group in which norm is to maintain harmony among group members. तो group members के बीच harmony रखना main goal है, main norm है group का। So even if doing so might entail some personal cost, तो भले ही हमें personal sacrifice करना पड़े, but हमें उस group की entity maintain रखनी है। ठीक है, that is collectivism. But individualism में क्या हो जाता है, यहाँ पे हम इंडिविजुअल को उसके ओपिनियन को मैटर देते हैं। जब इंडिविजुअलिज्म होते हैं, ग्रुप के मेंबर्स इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनालिटी के होते हैं। ठीक है, तो वहां पे इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी एक्सपेक्ट है, सब लोग कुछ कुछ अलग अलग ओपिनियन आएंगे, और अगर डिसएग्रीमेंट हो भी रहा है मेंबर्स के बीच, तो इट इज ओके फॉर दैट ग्रुप, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअलिज्म को मान्यता मिल रही है, एनकरेज किया जा रहा है, दबाया नहीं जा रहा है। तो वहां पे उसकी वजह से अगर डिसएग्रीमेंट हो भी रहा है तो इट्स ओके। दैट इज इंडिविजुअलिज्म वाला ग्रुप। इज इट क्लियर टिल है, समझ में आ रहा है ना। Yes, ma'am. Then we have this responses to dissenting group member. It depends on the group norm. So dissenting मतलब disagree. ठीक है, डिसएग्री करना है। अभी हमने इंडिविजुअलिस्टिक पढ़ा, कलेक्टिविस्टिक नॉर्म पढ़ा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, दिस पर्पल वन इज
individualistic, and blue one is collectivistic. Okay, this is identification, this is liking for dissenter, मतलब जो ग्रुप में अलग है, जो कुछ अपना ओपिनियन रख रहा है कि नहीं मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो कहेगा मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, पहले मुझे ये बताओ कलेक्टिविस्ट उसको सपोर्ट करेगा कि इंडिविजुअलिस्टिक वाला उसको सपोर्ट करेगा? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल वाला है ना, इंडिविजुअलिस्टिक नॉर्म उस बात को सपोर्ट करेगा। तो आप देख सकते हो जो लोग इंडिविजुअलिस्टिक थे ज्यादा या इंडिविजुअलिस्टिक नॉर्म फॉलो करते थे, उनका लाइकिंग फॉर दैट डिसेंटर, जिसने अपनी आवाज खड़ी करी है, इट इज मोर एज कंपेयर टू दी कलेक्टिविस्ट वाला, क्योंकि कलेक्टिविस्ट में हम ग्रुप हार्मनी पे ज्यादा फोकस करते हैं, किसी एक के उस पे नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस मैम। इन दिस पिक्चर ऑल्सो आप देख सकते हैं, अभी हम बात कर रहे थे ग्रुप जितना कोहेसिव होता है उसमें एंट्री लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? देयर आर लॉट ऑफ कैट्स। कैट्स, और ये कौन आया है एंट्री लेने? डॉग है। होगा ना मुश्किल, एंट्री मिलेगी उसको, कितनी मुश्किल हो जाएगी उसको एंट्री लेना। क्लियर है ना? Okay. So, if your group's future may be in jeopardy, actions that will make the in-group more cohesive. अगर कोई मुसीबत आती है ना, हमें लगता है हमारे ग्रुप पे कोई मुसीबत है, कुछ बुरा होने वाला है, कोई इसको तोड़ देगा या फाइनेंस की वजह से ग्रुप टूटेगा, कुछ ऐसा, तो जब लगता है ना फ्यूचर में कोई मुसीबत आने वाली होती है, तो कलेक्टिव एंजाइटी होती है ग्रुप मेंबर्स के बीच में। ठीक है, बिकॉज वी ऑल आर पार्ट ऑफ वन ग्रुप, इसलिए हम सबको एंजाइटी हो रही है उस चीज की। अब जब एंजाइटी हो रही है तो हम उस हिसाब से वी विल टेक स्टेप्स टू स्ट्रेंथन द इन ग्रुप, हम उस इन ग्रुप को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश करेंगे, तो उससे उसकी कोहेसिवनेस और भी बढ़ जाएगी ग्रुप की। क्लियर है ये? Why do people join groups? So people join groups to fulfill basic needs, to have a survival advantage. So Baumeister and Leary argue that people join group because there was substantial survival advantage in our evolutionary past to establishing bonds with other people. तो ऐसा ना लिखा गया है, evolutionary भी जो लोग भीड़ में रहते थे ना वो बच जाते थे, और जो अकेले घूमते थे वो मारे जाते थे। एनिमल्स के साथ ऐसा होता था तब भी, ठीक है, और इनफैक्ट ह्यूमन के साथ भी जब शुरुआत हुई होगी, तो भीड़ में वो ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, है ना, तो ग्रुप्स में दे फील मोर सिक्योर, तो एंड अकेले होते हैं तो मारे जाते हैं, तो इट इज अ सर्वाइवल एडवांटेज। ग्रुप्स हेल्प टू एस्टैब्लिश सोशल नॉर्म्स ऑल्सो, ठीक है, ग्रुप बनता है तो हम एक सोशल नॉर्म बना पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, तो उस रिलीजियस ग्रुप के अपने सोशल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, एंड वो उनके बिहेवियर को भी डिटरमाइन करते हैं, उनके कैसे काम करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे, इट ऑल्सो डिटरमाइन दैट, ठीक है, तो दैट इज अबाउट सोशल नॉर्म। ग्रुप एस्टैब्लिश वेल डिफाइंड सोशल रोल्स, ये हम पढ़ चुके हैं। सो ग्रुप की वजह से हम सबको एक वेल डिफाइंड सोशल रोल मिल जाता है, हमें किस किस को कैसे फंक्शनली क्या क्या बिहेव करना है एक सेटअप के अंदर अगर है, और अगर हम उस ग्रुप का हिस्सा है तो हमारा क्या रोल है उस ग्रुप के अंदर वो हमें पता होता है। Now these are the stages of group development. Stage 1 is forming of group, formation of group. तो during the formation there is little agreement कि हाँ ठीक है, हम चारों पांचों का इंटरेस्ट एक है, हम अग्री करते हैं और ग्रुप बनाते हैं। पर्पस अभी श्योर नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा सा रफली है बट अनक्लियर है, पूरा पर्पस क्लियर नहीं है। एंड देन गाइडेंस एंड डायरेक्शन मिलती है हमारे ग्रुप को। तो इनिशियल देयर इज फॉर्मिंग फेज,
देन देर इज स्टॉर्मिंग फेज। अब जब हम अपने ग्रुप के पर पूरा प्लान बनाएंगे, क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, पर्पस की क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, टाइम कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, मैं कुछ कहूंगी, आप कुछ कहोगे, इसको हम बोलते हैं स्टॉर्मिंग फेज, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होगा, हम सारी बातें एक दूसरे की जानने के बाद जो मिड वे होगा, जो बेस्ट होगा, हम वो चूज करेंगे, ठीक है। इसमें बट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनिशियली, पर्पस क्लियर होता है, पावर स्ट्रगल करती है, कौन डोमिनेंट है ग्रुप में, कौन मेंबर, देन कोचिंग, एक दूसरे को बताया भी जाता है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सिखाया भी जाएगा, ठीक है। या आप मुझे बोलोगे ये करना है तो क्यों करना है, यू विल टीच मी, तो आई मे अंडरस्टैंड आपकी बात, फिर मैं आपकी बात मान सकती हूँ। देन वी हैव नॉर्मिंग। नॉर्मिंग इज नॉर्म्स ले करना। अब हम एग्रीमेंट बनाएंगे, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करेंगे, कौन क्या क्या करेगा, उसको फैसिलिटेट करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बना देंगे अपने, फिर हम परफॉर्म करेंगे फोर्थ स्टेज में, यानी कि जो अब सेट हो चुका है उसके बेसिस पे हम बिहेव करेंगे, एक्ट करेंगे, गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, काम को हम बांट चुके हैं, डेलीगेशन ऑफ वर्क, काम को बांट दिया जाएगा। लास्ट इज एडजॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क खत्म हो जाता है, अपनी अचीवमेंट्स को लेके अच्छी फीलिंग आती है, रिकॉग्निशन मिलता है, दैट इज एडजॉर्निंग, लास्ट, ठीक है। जहाँ पे ग्रुप एक्चुअली डिफॉर्म भी हो सकता है, अगर गोल अचीव हो गया है तो अब वो वापस से वो ग्रुप ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द स्टेजेस। अभी तक क्लियर है सब? Yes, ma'am. Okay, so now we are starting with group influence. We have collective influence, where we learn about social loafing and de-individuation. We have already covered all these three topics in the previous classes, ठीक है, तो we won't go into much detail यहाँ पे. Then influence occurring with the interaction groups, with interacting group is polarization, groupthink, minority influence, majority exert informational and normative influence, minority influence through consistency and confidence. So this is a part of group influence. This is a very funny picture you can see. इफेक्ट ऑफ मेयर प्रेजेंस ऑफ अदर्स। तो सोशल फैसिलिटेशन में जब हम कहते हैं दूसरों के प्रेजेंस में हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है या हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। तो अभी see this picture and now in the presence of other person how the boy is behaving, behavior totally changes. सोशल फैसिलिटेशन में भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ ये सोशल फैसिलिटेशन की थियोरी है, द डिराइव्ड थ्योरी ऑफ सोशल फैसिलिटेशन इन प्रेजेंस ऑफ अदर। जब और लोग प्रेजेंट हैं ऑडियंस के फॉर्म में या को एक्टर के फॉर्म में, हमने वो साइकिलिंग वाला एग्जांपल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो एट दैट टाइम हाई अराउजल होता है हमारे अंदर, जब दूसरे लोग होते हैं तो अंदर से एक अराउजल नीड आती है। इसकी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो और ज्यादा एनहांस हो जाता है, ओके। एंड इफ डोमिनेंट रिस्पॉन्सेज आर करेक्ट इन द प्रेजेंट सिचुएशन, अगर वो सही रिस्पॉन्स है, ठीक है, यू आर परफॉर्मिंग बेटर, तो उससे परफॉर्मेंस और एनहांस हो जाएगी। बट अगर आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस अराउजल की वजह से वो करेक्ट नहीं है, उसके अगेंस्ट है जो रिक्वायर, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस खराब भी हो सकती है। तो बोथ द केसेस आर पॉसिबल, ठीक है। So there is also one more theory called distraction conflict theory. This theory also comes under social facilitation. So this theory says जब दूसरे लोग प्रेजेंट होते हैं ना हमारे आसपास, तो हमारा अटेंशन डिवाइड हो जाता है उन लोगों की तरफ और अपने काम की तरफ। दो चीजों में हमारा अटेंशन डिवाइड हो गया, अब हमें दोनों जगह पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कॉग्निटिव ओवरलोड, यहाँ पे लोड पड़ता है, कॉग्निशन ओवरलोड, थिंकिंग पे ओवरलोड पड़ता है।
अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जितनी भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्क्रीन आउट कर देते हैं और जितनी काम की चीजें सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। तो जब कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है तो सबसे ज्यादा जरूरी जो काम है ना, हम वहीं पे फोकस करते हैं। वी फोकस ऑन एसेंशियल क्यूज एंड स्क्रीन आउट द नॉन एसेंशियल वन। इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है। So this is distraction conflict theory of social facilitation. Is it fine to everyone? Yes, ma'am. Then we come to group decisions, how group decisions are taken. So as you all know, one of the major function of groups are to take decision, to solve problem. Okay. So अब ग्रुप में हम बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं या इंडिविजुअली हम बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, नंबर 1 इज प्रोसेस लॉस। कभी कभी क्या होता है, जब हम ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करते हैं उससे कमिट हो जाता है, मतलब उस ग्रुप का एक प्रोसीजर होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने का और वो प्रोसीजर से हम मैच नहीं करते। वी हैव अदर वेज प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के, ग्रुप के तरीकों से कि ऐसे ऐसे करना है, उससे हमारे दिमाग नहीं चलता। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उस ग्रुप के प्रोसेस से करने से गड़बड़ भी हो सकती है, राइट? इट कैन इनहिबिट गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट इज फेलियर टू शेयर यूनिक इंफॉर्मेशन। क्या होता है, ग्रुप के एक मेंबर को तो सब कुछ नहीं पता है, सबको अलग अलग इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी करके पता होती है, राइट? और अल्टीमेट आउटपुट तब आएगा जब सबकी मेमोरी सामने आएगी, सब अपने अपने मेमोरी से आउटपुट देंगे। बट एट टाइम्स ये मुश्किल हो जाता है, हर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा उतनी विलिंगनेस के साथ, या सबकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो सबके पास यूनिक इंफॉर्मेशन है, पर अगर सब लोग उस यूनिक इंफॉर्मेशन को राइट टाइम पे शेयर नहीं करेंगे तो वहां पे भी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप पोलराइजेशन। हमने ये टॉपिक्स थिंकिंग जब हम पढ़ रहे थे तब भी कवर किए थे, इफ यू रिमेम्बर, ग्रुप थिंक एंड ग्रुप पोलराइजेशन। यस मैम। मैम पोलराइजेशन तो इसमें भी था ना, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में भी था ना। दैट इज डिफरेंट, हाँ, that is different. I'm talking about particularly group polarization. पोलराइजेशन था ना मैम, पर हाँ, उसमें पोलराइजेशन था। पोलराइजेशन था, बट ग्रुप पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ग्रुप थिंकिंग एंड ग्रुप तो वो पोलराइजेशन। ये वाले क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। ये और ये टॉपिक हमने थिंकिंग जब हम पढ़ रहे थे तब कवर किए थे, थिंकिंग के भी डिसीजन मेकिंग जब हम पढ़ रहे थे, वी हैव ऑलरेडी, ठीक है, ये टॉपिक हमने वहां पे भी कवर किया। देन ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ ग्रुप मेंबर्स टू शिफ्ट टू वन एक्सट्रीम पोजीशन देन इनिशियली हेल्ड बाय दोज इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। फॉर एग्जांपल, अभी मेरा न्यूट्रल ओपिनियन है, ठीक है, सपोज अभी बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है कि चलो हम नेक्स्ट यूनिट कौन सी पढ़ेंगे, ठीक है, आई एम वेरी न्यूट्रल अभी, राइट? फिर हमारा डिस्कशन होता है आपस में, डिस्कशन होने के बाद कुछ बच्चों का आता है रिस्पांस कि नहीं मैम हमें ना वो ह्यूमन डेवलपमेंट ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब क्या होएगा, अब ग्रुप डिस्कशन के बाद क्या हो जाएगा, सारा जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक एक्सट्रीम पे चले जाएंगे कि नहीं हमें वही टॉपिक करना है। तो डिस्कशन से पहले इतनी रिजिडिटी नहीं थी, ठीक है, दे वर क्वाइट फ्लेक्सिबल, हो सकता है न्यूट्रल रिस्पॉन्स हो किसी का या कुछ भी, बट डिस्कशन के बाद क्या होगा, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स आएगा, दैट इज ग्रुप पोलराइजेशन, एक तरफ चले जाता है सारा सबका रिस्पॉन्स, ठीक है। सो इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी बिफोर ग्रुप डिस्कशन average is mildly in favor of some course of action, average people are mildly in favor कि ये काम करना है, बट डिस्कशन के बाद स्ट्रांगली फेवर में आ गए लोग, मोर एक्सट्रीम पोजीशन। सिमिलरली एवरेज पीपल इज माइल्डली अपोज टू सम कोर्स ऑफ एक्शन, एवरेज लोगों ने मना किया कि नहीं मैम ये तो नहीं करना, लेकिन डिस्कशन हुआ, डिस्कशन करने के बाद हम और श्योर हो गए नहीं नहीं ये बिल्कुल भी नहीं करना है,
That is group polarization. Is it clear? मतलब मैम किसी एक विचार पर ज्यादा लोगों की सहमति होना, हाँ ये ध्रुवीकरण में आएगा इसमें। हाँ जैसे बोलते भी हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हो आप लोग, ऐसे करके। हाँ, राइट राइट राइट। ग्रुप पोलराइजेशन ऑकर फॉर टू मेन रीजंस। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? परसुएसिव आर्गुमेंट, यानी कि एक दूसरे को आपने परसुएट कर दिया, कन्विंस कर लिया, पटा लिया कि नहीं नहीं वही ठीक है, ठीक है। या फिर सोशल कंपैरिजन, बाकी लोग भी तो यही कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब वजह से ग्रुप पोलराइजेशन हो सकता है। Then we have the concept of groupthink. Groupthink is thinking in which maintaining group cohesiveness and solidarity is more important than considering the facts in realistic manner. तो groupthink में क्या होता है? ग्रुप की जो सोच है उसको मेंटेन करना हमारा प्राइम इंपॉर्टेंस बन जाता है। हमें सिर्फ ग्रुप की सोच को ही मेंटेन करना है, रेदर हम फैक्ट्स को इग्नोर करते हैं और बस अपने ग्रुप की सोच में ही फंसे रहते हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, ठीक है। ये कब होता है? जब ग्रुप बहुत ही कोहेसिव ग्रुप है, बहुत हाईली कोहेसिव ग्रुप है, कॉन्ट्ररी ओपिनियंस उनको पता ही नहीं है क्या है, मतलब कोई ग्रुप में ऐसा है ही नहीं जो उनको उसके अगेंस्ट भी कोई बात बोल दे, तो उनको पता ही नहीं है दूसरी साइड क्या है उस चीज की। रूल्ड बाय डायरेक्टिव लीडर, ये तब भी होता है जब कोई ऑटोक्रेटिक लीडर होता है उस ग्रुप का, जो सिर्फ अपनी अपनी चलाता है और सबको पता है बस हमें इनकी माननी है, ठीक है। There are 8 main symptoms of groupthink by Janus. क्या क्या symptoms हैं? First is illusion of invulnerability. Invulnerability illusion का क्या मतलब है? जब हम ग्रुप में होते हैं हमें ऐसा लगता है कि कोई ही नहीं है, कुछ भी कर लो, हम बहुत ही हाईली ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें लगता है देयर इज नो डेंजर आउट, कोई भी रिस्क हम ग्रुप में कर लेते हैं। देन वी हैव कलेक्टिव रैशनलाइजेशन। हम कोई कॉन्ट्ररी, कोई उसके ऑपोजिट कुछ बोलता है ना, उसको बस इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रैशनलाइजेशन, आपने बोला, आप मेरे ग्रुप के हो, आपने मुझे कुछ समझाया, मेरे को समझ में आ गया, अब मैं उसी बात को पकड़ के रखूंगी, और कोई आके कुछ भी बोले मैं उसके मतलब उसको इग्नोर कर दूंगी। कलेक्टिव रैशनलाइजेशन। इल्यूजन ऑफ मोरालिटी, हमें लगता है हम ही मॉरली करेक्ट है, बाकी सब गलत है। अगर हम, और हमें ये भी लगता है अगर हमने अपने ग्रुप की बात नहीं मानी तो हम कुछ अनएथिकल करेंगे। एक्सेसिव स्टीरियोटाइपिंग, so the group constructs negative stereotype of rivals outside the group. तो जब हमें लगता है ना हमारा ग्रुप अच्छा है और मतलब जो भी उस ग्रुप के बाहर जो भी लोग हैं ना हमें दुश्मन की तरह लगते हैं, या उनके अगेंस्ट हम कुछ पिक्चर बना लेंगे अपने दिमाग में, वो ग्रुप ऐसा वो ग्रुप वैसा। हो सकता है कोई ग्रुप ही ना हो, सब कुछ हमारे दिमाग में हो, ठीक है, बट हम एक इमेज बना लेते हैं, खुद को एक ग्रुप का हिस्सा मानते हैं ना। जब हम, जैसे मैंने बोला हम सब इंडियंस हैं तो हम सब एक ग्रुप में आ गए अभी, अब जैसे ही हमने खुद को इंडियन बोला ना, हम बाकी सब देशों के लोगों को आउट ग्रुप में रख देंगे, ठीक है। और हो सकता है हमारे अंदर फिर मैं बोलूं अरे इंडियंस हम लोग तो सबसे अच्छे बेस्ट लोग हैं, ऑटोमेटिकली दिमाग में पिक्चर बनेगी बाहर वाले लोग खराब हैं, हम ही अच्छे हैं, ठीक है। प्रेशर फॉर कंफॉर्मिटी, तो ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं ग्रुप थिंकिंग जब होती है तो प्रेशर रहता है कन्फर्म, बात मानने का, कमिटेड रहने का, लॉयल रहने का, तो कोई भी ग्रुप के अगेंस्ट नहीं जाता। सेल्फ सेंसरशिप, अगर आपके मन में आ भी रहा है ना कि यार मैं एग्री तो नहीं कर पा रहा हूँ ग्रुप की बातों से, बट मना भी नहीं कर सकता, तो मैं खुद ही नहीं बोलता इस बारे में कुछ, दैट इज सेल्फ सेंसरशिप। इल्यूजन ऑफ अनएनिमिटी, members perceive falsely that everyone agrees with the group's decision. Silence is seen as a consent. अगर कोई चुप भी रहता है ना ग्रुप के अंदर तो उसका साइलेंस भी हामी में लिया जाता है, तो सबको लगता है कि हर कोई मान रहा है,
हम अज्यूम करके चलते हैं ग्रुप थिंकिंग में कि सब ग्रुप की बात मान रहे हैं और सब उसी के साथ हैं। कुछ कोई नहीं भी बोल रहा है तो हम अज्यूम करेंगे कि वो भी उसकी भी हामी है, तो हमें लगता है हम सब लोग एक ही बात के लिए तैयार हैं। माइंड गार्ड्स। तो ग्रुप थिंकिंग तब भी होता है जब हम अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। किससे? कोई भी एडवर्स इंफॉर्मेशन जो हमारी उस ग्रुप को माइंड वाले उस ग्रुप को तोड़ सके। हम खुद के दिमाग में ताला मार देते हैं कि कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, माइंड गार्ड करके रखते हैं उनका। भाई वो सुनेंगे भी नहीं, आप कुछ भी बोल लो, कुछ समझ नहीं आएगा उनको, राइट? इज इट फाइन विद एवरीवन? Yes, ma'am. Jenny's theory have been tested by a number of researchers. Some studies have found that group cohesiveness by itself does not increase group thinking. तो ये कह रहे हैं रिसर्चर्स में पता चला कि सिर्फ ग्रुप कोहेसिवनेस से काम नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि आपका ग्रुप में बहुत कोहेसिवनेस है इसलिए ग्रुप थिंकिंग होगी। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जब साथ में कुछ और रिस्क फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि बहुत स्ट्रेस है या एक ऑटोक्रेटिक एक लीडर है आपके ग्रुप में, ठीक है, तो वहां पर कोहेसिवनेस और ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स जब कंबाइन होते हैं तो ग्रुप थिंकिंग बढ़ती है। ऐसा रिसर्चेस में पाया गया है। Other researches suggest that group cohesion and group leadership may operate differently depending on the personalities of the group members. तो अब कुछ रिसर्चेस में ये भी पाया गया है ग्रुप कोहेजन अलग काम करता है और ग्रुप का लीडरशिप, कौन लीडर है वो भी अलग से काम करता है। ठीक है, और कौन किस चीज से इफेक्ट होता है ये ग्रुप मेंबर्स की जो खुद की पर्सनालिटी है उस पर डिपेंड करता है कि मुझे उस ग्रुप कोहेजन से इफेक्ट पड़ रहा है कि मुझे उस लीडर से इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो मेरी पर्सनालिटी डिटरमाइन करेगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक? No, ma'am. हाउ कैन ग्रुप थिंक बी अवॉइडेड? कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? इंश्योर दैट लीडर्स डू नॉट टेक डायरेक्टिव रोल। तो जो लीडर होगा वो सारी डायरेक्शन ना दे ग्रुप को। डू नॉट इनवाइट आउटसाइड ओपिनियन फ्रॉम पीपल हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। डू इनवाइट, सॉरी। सो अगर जो लोग ग्रुप के मेंबर नहीं भी है ना, उनका ओपिनियन भी हमें लेना चाहिए टू अवॉइड ग्रुप थिंकिंग। डिवाइड द ग्रुप इनटू सब ग्रुप दैट फर्स्ट मीट। तो हम ग्रुप को सब ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं सेपरेटली एंड देन मीट टुगेदर इन अ लार्जर ग्रुप। तो पहले छोटी छोटी मीटिंग्स कर लो उनके साथ, बाद में सबको बुला के इकट्ठी मीटिंग करो। यूज सीक्रेट बैलेट्स टू यूज एनोनिमिटी। आपके लोगों के मन की बात जानने के लिए सीक्रेट बैलेट रखो कि आप अपने मन की बात अपना नाम लिखे बिना इस बैलेट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हमें सही बात पता चल सके। पीपल टेंड टू बिलीव दैट, हमने ये पहले भी पढ़ा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग जनरेट न्यू आइडियाज। ठीक है, हमें पता था ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो नए आइडियाज आते हैं हमें, राइट? तो ऐसा लोगों का मानना था, ब्रेनस्टॉर्मिंग से ज्यादा इफेक्टिव आइडियाज आते हैं जब हम ग्रुप में काम करते हैं एज कंपेयर जब हम अकेले काम करते हैं। दिस वाज पीपल्स बिलीफ, बट रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, बल्कि ग्रुप के अंदर जब डिसएग्रीमेंट होता है, डिबेट होती है ग्रुप डिस्कशन के वक्त, तो उससे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? Yes. Yes, ma'am. Then we have leadership in group settings. The great person theory of leadership suggested that leaders and non-leaders have different traits. So there is a great person theory of leadership जो कहता है कि कुछ लीडर्स ना, कुछ लोग स्पेशल लोग ही बनते हैं जिनके पास स्पेशल पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। हर कोई लीडर नहीं बन सकता, तो कुछ ग्रेट लोग होते हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज होती हैं जो लीडर बनते हैं। ठीक है, ऐसा ये थियोरी कहती है, राइट? बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। ऐसा हमेशा होता नहीं है।
So there is another concept called glass cliff. इसका क्या मतलब है? क्या होता है बेसिकली, कभी कभी जब बहुत रिस्की सिचुएशन होती है या रिस्की डिसीजन लेने होते हैं जहां पे हमें लगता है फेल ही होंगे इसमें, तो जानबूझ के या तो वुमेन को या फिर किसी और माइनॉरिटी ग्रुप को लीडर बना दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है एक तो ये क्राइसिस बेटर हैंडल करेंगे, प्लस हमें जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि पता है फेल होएंगे तो भी चल जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट पे या तो वुमेन को या माइनॉरिटी को लीडर बना देते हैं। जैसे बैरक ओबामा बने थे लीडर, ठीक है, ही बिलोंग टू Yes, वहां ma'am. पे, उसके लिए वो माइनॉरिटी सेक्शन को वो उस वक्त बिलोंग करते थे। तो क्राइसिस में ऐसा इनकरेज किया जाता है, क्राइसिस के टाइम में जब रिस्क के चांसेस ज्यादा हैं, फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं, तो ऐसे माइनॉरिटी को या वुमेन को लीडरशिप दे दी जाती है। इस मैम तो प्रोसेस उससे को, फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये रहता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती है। जैसे मैम किस, अगर किसी महिला को दे दिया, तो अगर कोई कंपनी घाटे में भी जाएगी ना, तो कह देंगे कि ये मतलब महिला थी, वुमेन थी, इसलिए मतलब ऐसा हुआ, हाँ उसके ऊपर डाल देंगे सारा ब्लेम। राइट। सो दैट इज अलग चीज हो गई मैम। फिर वो तो अगेन अगर देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट को अगेन एक ब्लैक डॉट लग जाता है इन सब चीजों से। राइट, ऐसा किया जाता है। एंड माइनॉरिटी में भी, जैसे मैंने सच में वो बैरक ओबामा का एग्जांपल है, वो भी दैट इज वन ऑफ दैट, क्योंकि वो माइनॉरिटी में बिलोंग करते थे ना उस वक्त। तो जब हाँ, भी लगता है ना कुछ संभालना मुश्किल हो रहा है, तो कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसे लोगों को लीडरशिप दे दी जाती है। मतलब तो मैम जिस समय बारक मामा को दिया गया था तो क्राइसिस थे कोई? आई गेस हाँ, मैंने पढ़ा था इस बारे में कि हम्म कुछ स्पेशल मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें उनको हेड बनाया गया हम्म था। देयर वाज अ रिसर्च उसमें, तो उसमें उनको हम्म हेड बना दिया गया था जानबूझ के, हम्म। ताकि वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए। क्योंकि वहां पे बस वही है कि थोड़ा सिंपैथी वोट भी मिल जाता है चीज उन चीजों में ना, तो क्राइसिस में थोड़ा सा बीच बचाव हो जाता है। मतलब अगर कुछ हुआ रहता तो हम्म, वहां की गवर्नमेंट ये बोल सकती थी बिकॉज ही वाज फ्रॉम द हाँ माइनॉरिटी राइट। बैकग्राउंड सो ही कुडंट। राइट। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना मैम, ही वाज द बेस्ट पर्सन टू हैंडल दैट। राइट। ही प्रूव्ड रॉन्ग। राइट। इनफैक्ट पॉलिटिक्स में तो ऐसा भी होता है ना, ताकि अब लोगों की नजर किसी एक पे रहती है ऑलरेडी, ये मतलब अपोजिंग पार्टीज में टारगेट करके रखते हैं, तब वो कुछ नया सा बंदा लेकर आ जाते हैं प्रेसिडेंट की सीट पे लाने के लिए, ताकि कोई कुछ बोले ही ना, सब लोग न्यूट्रल रहे और सिचुएशन ज्यादा एक्सरवेट ना होए। होता है ना, दे एक्चुअली हम्म एट टाइम्स ब्रिंग दैट सम ऐसा बंदा माइनॉरिटी को जो बिलोंग करेगा, क्योंकि वो हम्म सिचुएशन थोड़ी सी वो हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है उससे, क्राइसिस डाइल्यूट हो जाता है उससे। यस मैम। ठीक है, देन लीडर्स हु आर सीन एज प्रोटोटिपिकल ऑफ देयर ग्रुप आर परसीव्ड एज मोर इफेक्टिव। यानी कि एक ग्रुप है, उसका लीडर उस कंट्री उस ग्रुप को ज्यादा अच्छे से अगर प्रोटोटाइप करता है, जैसे जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी। अब मोदी जी को देखा है, हमेशा वो कुर्ता पजामा पहन के जाएंगे, हमारे यहाँ कोई टोपी लगा के जाएंगे, समथिंग, तो खादी फॉलो करेंगे, कॉटन ही पहनेंगे। व्हाई? बिकॉज ही इज ट्राइंग टू बी अ प्रोटोटाइप ऑफ विच ग्रुप, ऑफ दिस कंट्री कॉल्ड इंडिया। इंडिया को रिप्रेजेंट करना है ना, हम्म। तो वो उसी का प्रोटोटाइप बन के जाएंगे, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेनिम में नहीं जा सकते ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो प्रोटोटिपिकल ऑफ द ग्रुप आर परसीव्ड एज मोर इफेक्टिव। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ही ग्रुप को ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं।
ठीक है, और अगर वो फेल भी होते हैं कभी किसी चीज में तो उनको इग्नोर माफ भी कर दिया जाता है, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा एक इमेज रहती है उनकी, उन पे सब विश्वास करते हैं, ट्रस्टवर्दी इमेज रहती है एज कंपेयर टू अदर पीपल जो कि आपके ग्रुप का प्रोटोटाइप नहीं फॉलो करते हैं या प्रोटोटिपिकल दिखते ही नहीं है। ठीक है, तो दिस हैपेंस ना। अब वही कितना टाइम हुआ, हमेशा जो सोनिया गांधी थी उनको क्या बोलते थे, दैट यू डोंट बिलोंग टू आवर कंट्री, यही बोलते थे हमेशा, यस मैम। ऑलवेज। कितने साल हो गए थे बट यही बोला जाता था, राइट? बिकॉज लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, नॉन प्रोटोटिपिकल लगता है, ऐसा लगता है ना वो प्रोटोटाइप नहीं है इस ग्रुप का। बट मैम शी इज मैरिड टू एन इंडियन मैन, यस, तो उस हिसाब से देखा जाए तो शी इज गोइंग टू बी, मतलब यहाँ का सिटीजनशिप मिलेगा logically ना it is उनको। completely fine, logically if we go with the logic it is completely fine, हम्म although she even tries to be that prototype by wearing sari and everything. हम्म ठीक है, but somehow people don't connect, somehow they always tag her with that नहीं, she doesn't belong to this country. ठीक है, अदरवाइज ऑल्सो ना ऐसा ही होता है ना, फैमिली में भी आप देखो ना, जो बच्चा एक अलग सा होगा, बिल्कुल अलग सा बच्चा होगा, या फैमिली के कुछ प्रोटोकॉल्स वो हैं जो वो कभी फॉलो नहीं करता होगा, तो उसको उसकी गलती माफ नहीं होगी, लेकिन पता है एक बच्चा है जो हमेशा हमारी बात मानता है, वो गलती भी करेगा तो चलेगा, राइट? यस मैम। यस मैम, ये भी तो होता है, कोई बच्चा मतलब फेवरेट है, ठीक है, फैमिली में, और उसकी कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती है कि जो ठीक है वो है, बट वो उसको इतना नहीं लेता है, चलो ठीक है हो गया। और मतलब अगर हम बात करें, और कुछ एक बच्चा है जिसने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो उसको इतना सीरियस ले लेती है पूरी फैमिली, मतलब Right. मैंने देखा है फैमिलीज में। राइट, इट हैपेंस। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि चलो ठीक है फैमिली में भाई बहन है, और अगर लड़का लव मैरिज कर रहा है, इंटरकास्ट कर रहा है, ठीक है, वो चलता है। और अगर मैंने देखा है ना फैमिली में, अगर लड़की वो चीज बोलती है तो वो नहीं चलता है, बट डोंट नो व्हाई। राइट, वही ये है भी ना, हाँ, किसको आज वो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप समझते हैं, लड़की को तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली, मतलब वो अलग हाँ लेवल पे समझते हैं ना, और ज्यादा। हाँ 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 हाँ। राइट, सो दैट हैपेंस। ग्रुप के अगेन नॉर्म्स भी आ जाते हैं इसमें, सबके अपने यस अपने मैम, नॉर्म्स है, सोसाइटी नॉर्म्स, हाँ बिल्कुल। तो अभी नॉर्म्स है भी एंड देन रोल्स भी हैं। बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी है सोसाइटी में जिनको लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। अगेन स्टीरियोटाइप्स ऑफ ग्रुप, हाँ यस मैम। है ना, कुछ स्टीरियोटाइप्स ग्रुप ने अपने सेट कर रखे हैं और उसको वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, यस मैम। राइट? Types of leadership in group. We have authoritarian, laissez-faire and democratic. So authoritarian, as the name suggests, जब लीडर सारे डिसीजंस खुद लेता है, अथॉरिटी पे रहता है, ठीक है, खुद डिसीजन लेगा, खुद टास्क असाइन करेगा। laissez-faire, leader is only minimally involved, group goals not leaders goal, group members make the decision. तो इसमें होता है कि हम ग्रुप के मेंबर, डेमोक्रेटिक एक तरीके, जैसे डेमोक्रेटिक ऑल्दो भी हम पढ़ेंगे, बट इसमें हम क्या करते हैं, लीडर इन्वॉल्व है पर मिनिमली इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसमें ग्रुप के गोल्स होते हैं, लेकिन ग्रुप मेंबर्स को डिसीजन लेने की लिबर्टी दी जाती है, तुम देख लो इस काम को कैसे करना है, ठीक है, तो वो रेगुलेट तो करेगा कि हाँ ये ग्रुप का गोल है, इसको सबने अचीव करना है, लेकिन कैसे करना है ये तुम लोग डिसाइड कर लो, ठीक। देन वी हैव डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में लीडर क्या करता है, ग्रुप मेंबर्स को ही एनकरेज करता है कि वो ही आके डिसीजन ले हर चीज का, जो सब लोग मिलके बोलेंगे हम वही बात मानेंगे, वही गोल सेट करेंगे, वही काम करेंगे, ठीक है। इसमें लीडर सपोर्टिव देखा जाता है, सपोर्टिव लीडर होता है, बट जरूरी नहीं है वो गुड डिसीजन मेकर भी हो डेमोक्रेटिक के अंदर, बस ये है कि वो सबको साथ लेके चलेगा। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, अगेन
दूसरों को बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लिमिटेड डिस्कशन ऑफ न्यू आइडिया, जब वो खुद ही सबको बता रहा है तो दूसरों के आइडियाज तो सुनेगा नहीं। टीम वर्क ऐसे में नहीं हो पाता। ये इफेक्टिव कब होता है? जब टाइम कम होता है। ठीक है, जब टाइम कम है तो आप की बात सुनो। ग्रुप मेंबर्स लैक स्किल और एक्सपीरियंस, हो सकता है ग्रुप के मेंबर्स को काम नहीं आता हो। ग्रुप मेंबर डज नॉट नो ईच अदर, जब वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं ग्रुप मेंबर्स, तब भी ये वाला स्टाइल इफेक्टिव रहता है। इनइफेक्टिव तब रहता है जब टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट, मेंबर्स के पास स्किल्स और नॉलेज पूरी होती है, तब ऑटोक्रेटिक काम नहीं करता है, इनफेक्टिव रहेगा। और ग्रुप वांट्स स्पॉन्टेनिटी इन देयर वर्क, और ग्रुप अपने तरीके से काम करना चाहता है, तब भी ऑटोक्रेटिक इनफेक्टिव रहेगा। अगेन लेसेस फेयर मॉडल ये कब होता है? जब लीडर गिव्स लिटिल और नो डायरेक्शन टू टीम, ऑफर ओपिनियन ओनली व्हेन आस्क्ड। ठीक है, जब उसे मांगा जाए तब वो ओपिनियन दे देता है। डज नॉट सीम टू बी इन चार्ज, लेकिन पूरा ग्रुप का चार्ज वो खुद अपने पास नहीं लेता है। मेंबर्स हैव हाई डिग्री ऑफ स्किल एंड मोटिवेशन, सेंस ऑफ टीम एग्जिस्ट, तो ये इफेक्टिव रहता है ये मेथड। ठीक है, जब मेंबर्स के पास स्किल भी है, मोटिवेशन भी है, टीम वर्क हो रहा है, टीम सेंस ऑफ टीम है उनके अंदर, रूटीन इज एस्टैब्लिश, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उनका क्या काम है, कैसे करना है, गोल क्या है। इफ इनइफेक्टिव ये कब होता है? जब लोगों में टीम वर्क ही नहीं है। जब टीम वर्क नहीं है ना, तो ये वाला मॉडल कि तुम अपने आप कर लो, कैसे करना है, ये काम नहीं करता है। ठीक है, सपोज आप कॉलेज में हो, ठीक है, आपका यू ऑल आर स्टूडेंट्स, और आपके टीचर ने आपको कुछ काम अलॉट किया और बोला है कि देख लेना, तुम लोग मिलके कर लेना, बट आपकी आपस में बातचीत ही नहीं है। जब आप लोगों की आपस में बातचीत ही नहीं है तो टीम वर्क कम हुआ। जब टीम वर्क का सेंस है ही नहीं आप लोगों में, तो ये लीडरशिप का जो स्टाइल है ना कि अपने आप कर लेना, ये काम नहीं करेगा। लिटिल स्किल और प्रेजेंट नॉलेज, अगर नॉलेज और स्किल नहीं होती है लोगों के पास तो भी ये स्टाइल काम नहीं करता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा मैं करूं क्या, जब कोई नॉलेज ही नहीं है और कोई गाइड भी नहीं कर रहा है। ठीक है, और जब ग्रुप डायरेक्शन के लिए लीडर की तरफ देखता रहे क्या करना है कैसे करना है, और लीडर कह रहा है भाई कर लो अपने आप, तो भी दिक्कत आती है यहाँ पे। देन वी हैव डेमोक्रेटिक, इट इन्वॉल्व ग्रुप मेंबर्स इन प्लानिंग, इसमें सब इन्वॉल्व है। डेमोक्रेटिक में सारे मेंबर्स, पहले ही लोगों से पूछा जाता है क्या करना है कैसे करना है, टीम वर्क को प्रमोट किया जाता है। ये कब इफेक्टिव होता है? जब टाइम अवेलेबल होता है, अच्छा खासा टाइम है, ग्रुप हाई मोटिवेटेड है, मेंबर्स ग्रुप के कॉम्पिटेंट भी है और कंट्रीब्यूट करने के लिए भी तैयार है। ठीक, इनफेक्टिव कब रहता है ये? जब ग्रुप में मोटिवेशन नहीं होता है काम करने का, ग्रुप में कॉम्पिटेंस भी नहीं है, एक दूसरे से कम्पीट भी नहीं कर सकते, स्किल्स भी नहीं है, और बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तब भी डेमोक्रेटिक ज्यादा काम नहीं करता। अगेन आप देख सकते हो ऑटोक्रेटिक क्या कहेगा, ये काम आपको करना है, उसने अलॉट कर दिया। लेज़े फेयर क्या कहेगा, या तो एक्स कर लो या तो वाई कर लो, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लो। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक क्या कहेगा, पूछेगा आपको क्या लगता है, एक्स ज्यादा सही है कि वाई ज्यादा सही है, जो आप कहोगे फिर मैं वो ही अलॉट करूंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। So again we have this chart. यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है लीडरशिप स्टाइल्स को। वन इज डायरेक्टिव, डायरेक्टिव में जहाँ डायरेक्शन मिल रही है, तो उसमें ऑटोक्रेटिक जो हम पढ़ चुके हैं, वो डिक्लेयर कर देगा क्या काम होना है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करेगा और बोल देगा बस ये करना है। फिर दूसरा होता है बेनेवलेंट ऑटोक्रेटिक, इसमें द लीडर डिक्लेयर व्हाट टू बी डन बट विद एन एक्सप्लेनेशन, समझाएगा भी कि ये काम क्यों करना है। देन इंटरैक्टिव होता है, इंटरैक्टिव में हम
इंटरेक्ट करते हैं ग्रुप के मेंबर्स के साथ, लीडर इंटरेक्ट करता है. वन इज कंसल्टेटिव, जब हम दूसरों का ओपिनियन लेते हैं और फिर प्लान करते हैं क्या करना है. अनदर इज पार्टिसिपेटिव, जब हम खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उस पूरे उस डिस्कशन के अंदर, और फिर हम देखते हैं कि हमें क्या काम एग्जीक्यूट करना है. नॉन डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव इसमें डायरेक्शन नहीं है. कंसेंसस, जो सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे ग्रुप के मेंबर, वो हो जाएगा. या फिर लेसेस फेयर मेथड इसी में आ जाएगा नॉन डायरेक्टिव में, जहां पे हम ग्रुप मेंबर्स पे ही छोड़ देते हैं, देख लो तुम्हें जो ठीक लग रहा है वो कर लो. कोई कंसेंसस वगैरह कुछ नहीं. ये नहीं कि सारे टीम मेंबर्स क्या कह रहे हैं, बस ये कि जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो कर लेना. तो दिस वाज इट अबाउट लीडरशिप स्टाइल्स. Now we are left with certain topics